नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए सरकार तत्काल कोई मजबूत कदम उठाए। रूस यूक्रेन की लड़ाई गंभीर हो गई है। रूसी सेना द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले में बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रूस की सेना यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार तेज करते हुए जल्द ही कीव पर कब्जा कर सकती है। पिछले 3 दिनों में रूसी सेना ने यूक्रेन पर 4 तरफ से हमला कर उसे सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही लड़ाई के बीच 250 भारतीय छात्रों को इंडियन एम्बेसी ने सुरक्षित रोमानिया पहुंचा दिया है। भारत ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों के लिए एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की है। भारत की ओर से अपील की गई है कि कोई भी भारतीय नागरिक दूतावास के अधिकारियों के समन्वय के बिना सीमा चौकियों पर न जाए। यूक्रेन पर रूस के हमले और भी ज्यादा तेज हो गए हैं। कीव पर कब्जे के लिए अब पुतिन की सेना चौतरफा आक्रमण कर रही है। इस बीच यूक्रेन से एक वीडियो भी सामने आया है। यह वीडियो यूक्रेन में फंसी भारतीय छात्रा का है, जिसमें छात्रा भारत सरकार से मदद के लिए भावुक अपील कर रही है। वीडियो में छात्रा अपना नाम मेघना बताती है। वह कहती है कि वह बेंगलुरु की रहने वाली है। भारत सरकार से अपील करते हुए मेघना कहती है कि पूरे यूक्रेन में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। वे पिछले 24 घंटे से बिना खाना पानी के रहने के लिए मजबूर है। आगे कहती हैं, हमारे लिए कोई स्पेशल फ्लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है। हम यहाँ बंकर में रहने को मजबूर हैं। यहाँ रहना बहुत ही कठिन है। सांस लेने तक में परेशानी हो रही है। हमारी विनती है कि कृपया जितनी जल्दी हो सके हमारी मदद करिए। इसके बाद मेघना का भाई भी साथ में बात कर रहा है। मेघना बहन को वापस निकालने के लिए मदद करिए, वह यूक्रेन में फंसी है, क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि बंकर से भारतीय छात्रों का यह दृश्य परेशान करने वाला है। कई लोग यूक्रेन पर हमले में फंसे हुए हैं। उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकाला जाए। यूक्रेन के खार्किव में फंसे एक छात्र और छात्रा लक्ष्मी का बयान भी सामने आया है। लक्ष्मी कहती हैं कि हम यहाँ धमाकों की आवाज सुन रहे हैं, गोलीबारी हो रही है और हम सुपरमार्केट तक अकेले नहीं जा सकते हैं। ऐसे में रोमानिया बॉर्डर तक कैसे जाएंगे, जो हमसे 2000 किलोमीटर दूर है। रूस यूक्रेन की लड़ाई गंभीर हो गई है। रूसी सेना द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले में बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि रूस के हमले में अब तक 137 लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिकी राजकोष विभाग ने भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मामलों के मंत्री सर्गेई लावरोव पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले रूसी सुरक्षा परिषद के 11 सदस्यों, सत्तारूढ़ नेताओं और रईसों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। यूक्रेन की सेना ने कहा है कि उसने कीव से 40 किलोमीटर दक्षिण में एक शहर जो है वासिल्कीव के पास पैरा ट्रूपर्स ले जा रहे एक रूसी सैन्य परिवहन विमान को मार गिराया है। यूएनएससी में चीन के स्थायी प्रतिनिधि झांग चून ने कहा है कि हम मानते हैं कि सभी राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बरकरार रखा जाना चाहिए। जून ने कहा है कि एक देश की सुरक्षा दूसरे देशों की सुरक्षा को कमजोर करने की कीमत पर नहीं हो सकती है। चीन ने वोट में भाग नहीं लिया है। यूक्रेन को पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु बनना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की राजदूत बारबरा वुडवर्ड ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू कर दिया है। उनका उद्देश्य वहां की सरकार को हटाना और लोगों को अपने अधीन करना है। रूस की सेना यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार तेज करते हुए जल्द ही कीव पर कब्जा कर सकती है। पिछले 3 दिनों में रूसी सेना ने यूक्रेन पर 4 तरफ से हमला कर दिया है और उसकी सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया है। हालांकि राजधानी कीव अभी तक रूसी सेना के कब्जे से दूर रही थी। अब खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है जेलेंस्की ने चिंता जाहिर की है कि कीव पर रूसी सेना के कब्जे का खतरा लगातार मंडरा रहा है। उन्होंने कहा है कि आज की रात हमारे लिए सबसे कठिन होने वाली है, लेकिन हमें खड़े रहना होगा। बताया गया है कि जेलेंस्की को अमेरिका की तरफ से यूक्रेन छोड़ने का प्रस्ताव भी मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। यूक्रेन की सीमा से रोमानिया के बुखारेस्ट तक पहुंचे भारतीय छात्रों को लेकर एयर इंडिया का एक विमान भारत के लिए उड़ान भर चुका है। बताया गया है कि यह फ्लाइट रात में 8 बजे भारत पहुंचेगी।
फ्लाइट की लैंडिंग के लिए मुंबई एयरपोर्ट ने निर्देश जारी कर दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लिन से बात करते हुए यूरोपीय संघ की सदस्यता मांगी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने यूक्रेन के संघर्ष और यहाँ के लोगों के आजाद भविष्य के लिए यूरोप से मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन फिलहाल अपनी आजादी के साथ यूरोप के भविष्य के लिए भी लड़ रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही लड़ाई के बीच 250 भारतीय छात्रों को इंडियन एम्बेसी में सुरक्षित रोमानिया पहुंचा दिया गया है, जहां इन सभी को जल्द एयरलिफ्ट कर दिया जाएगा। यूक्रेन में पढ़ रही श्रीनगर की आकांक्षा कुमारी ने बताया कि वो अपने सभी साथियों के साथ सुरक्षित रोमानिया पहुंच चुकी हैं। आकांक्षा ने बताया कि पिछले 2 दिन उसने और उसके साथियों ने बहुत कष्ट से गुजारे हैं। वो 2 दिन बंकर में रहे, एटीएम वहां काम नहीं कर रहे थे, खाने पीने की कमी भी अब जो है वो देखी जा रही है, लेकिन अब सब ठीक है। वे रोमानिया से जल्द अपने देश भारत आने वाले हैं। परिजनों ने बताया कि आकांक्षा शुक्रवार को जो आने वाली थी, लेकिन हवाई अड्डों के युद्ध से प्रभावित होने और यातायात की समस्या होने की वजह से यात्रा रद्द हो गई है। श्रीनगर शहर के आकांक्षा कुमारी और रोहित वर्मा यूक्रेन के जो है शहर में स्थित बुकोवियान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। रोहित एमबीबीएस और आकांक्षा द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत है। भारत ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों के लिए एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की है। भारत की ओर से अपील की गई है कि कोई भी भारतीय नागरिक दूतावास के अधिकारियों के समन्वय के बिना सीमा चौकियों पर न जाएं। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि रूस यूक्रेन पर चारों ओर से हमला कर रहा है, इसलिए सीमा चौकियों के पास भी काफी खतरा है। इसलिए अधिकारियों के समन्वय के बाद ही वे किसी जगह के लिए निकले। भारत की ओर से एक एडवाइजरी ऐसे समय जारी की गई है जब यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए राजनयिक प्रयास तेज कर दिए गए हैं। कुछ लोगों को निकाल भी लिया गया है। हालांकि अभी भी करीब 16,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए हैं। दूतावास की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि यूक्रेन के पश्चिम शहरों में खाने पीने की चीजों के साथ आप वहीं महफूज बने रहें, क्योंकि पूर्वी शहरों में हमले ज्यादा खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। कहा गया है कि बिना किसी सरकारी निर्देश के कोई भी किसी जगह पर न जाए और घरों के अंदर ही रहे। यूक्रेन में भारतीय दूतावास की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि सीमा चौकियों पर स्थिति जो है वो संवेदनशील है, इसलिए हमारा दूतावास अन्य देशों के दूतावासों के साथ मिलकर काम कर रहा है और नागरिकों को निकालने के प्रयास जो हैं वो तेज किए जा रहे हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए सरकार तत्काल कोई मजबूत कदम उठाए। रूस यूक्रेन की लड़ाई गंभीर हो गई है। रूसी सेना द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले में बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रूस की सेना यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार तेज करते हुए जल्द ही कीव पर कब्जा कर सकती है। पिछले 3 दिनों में रूसी सेना ने यूक्रेन पर 4 तरफ से हमला कर उसे सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही लड़ाई के बीच 250 भारतीय छात्रों को इंडियन एम्बेसी ने सुरक्षित रोमानिया पहुंचा दिया है। भारत ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों के लिए एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की है। भारत की ओर से अपील की गई है कि कोई भी भारतीय नागरिक दूतावास के अधिकारियों के समन्वय के बिना सीमा चौकियों पर न जाए। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण पहले से ही दुनिया भर के बाजारों में उथल मची हुई है, लेकिन गुरुवार को रूसी हमले के बाद तो जैसे हाहाकार मच गया। शेयर बाजार धड़ाम हो गया और कच्चे तेल के भाव आसमान पर जा पहुंचे। रूस यूक्रेन भले ही भारत से हजारों मील दूर है, लेकिन दोनों देशों के बीच ये युद्ध सीधे तौर पर भारतीयों की जेब पर असर डालेगा, यानी देशवासियों को महंगाई की मार के लिए तैयार रहना होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऐलान के बाद रूसी सैनिकों ने गुरुवार को यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। हमले के पहले ही दिन वैश्विक बाजारों के साथ ही भारतीय शेयर बाजार धड़ाम हो गया। सोने का दाम 1000 के
51,000 के पार हो गया और क्रूड ऑयल $104 प्रति बैरल पर आकर 8 साल का आंकड़ा पार कर गया। वहीं रुपए में डॉलर के मुकाबले 102 पैसे की भारी गिरावट दर्ज की गई है। निवेशकों में इस युद्ध को लेकर इस कदर भय व्याप्त हुआ कि जोरदार बिकवाली के चलते सेंसेक्स ने इस साल की अब तक की सबसे बड़ी इतिहास की चौथी बड़ी जो है वो गिरावट देख ली है। बीएसई का यह 30 शेयरों वाला सूचकांक 2702 अंक के साथ टूट गया और इसके साथ ही निफ्टी में भी 815 अंकों का जोरदार जो है इसमें गिरावट भी देखी गई है। इसके चलते ही दिन में निवेशकों के 13.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। वहीं रूसी अरबपतियों पर भी यूक्रेन से युद्ध का बुरा असर पड़ा है। एक दिन में रूसी अरबपतियों को 3 लाख करोड़ रुपए तक का घाटा उठाना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर आयोजित पोस्ट बजट वेबिनार में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह बजट बीते 7 साल से हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे प्रयासों को विस्तार देता है। हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम में एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाया है। आज हमारा फोकस हेल्थ तो है ही, कल्याण पर भी है और ध्यान केंद्रित हम अन्य जगहों पर भी कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 3 बिंदुओं पर अपना जो है लक्ष्य बताया। पीएम मोदी ने कहा कि जब हम हेल्थ सेक्टर में समग्रता की बात करते हैं तो इसमें 3 फैक्टर्स का समावेश कर रहे हैं। पहला, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज का विस्तार, दूसरा आयुष जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान को प्रोत्साहन करना और तीसरा आधुनिक और भविष्य की तकनीक के माध्यम से देश के हर व्यक्ति हर हिस्से तक बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचना। और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हेल्थ सर्विस की डिमांड बढ़ रही है उनके अनुसार ही हम स्किल्ड हेल्थ प्रोफेशनल तैयार करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बजट में हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ केयर से जुड़े ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए पिछले साल की तुलना में बड़ी वृद्धि की गई है। मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारा प्रयास क्रिटिकल हेल्थ केयर सुविधा ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और गांव के नज़दीक हो और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने और समय समय पर इनको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया में चुनावी रैली की और यहां उन्होंने दावा किया कि अब तक 4 चरणों का चुनाव हुआ है और कल 5वें चरण यानी कि आज जो चुनाव हुआ है वो समाप्त हो जाएगा शाम को। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 5वें चरण के चुनाव के बाद बीजेपी पूर्ण बहुमत से आगे रहेगी। जब चुनाव समाप्त होगा तब फिर एक बार फिर बीजेपी 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं और ये लोग राम भक्तों का अपमान करते हैं। राम मनोहर लोहिया कहते थे कि एक सच्चे समाजवादी को संपत्ति और संतति से दूर रहना चाहिए, लेकिन ये केवल सफाई का विकास चाहते हैं। अब जब भी इन्हें मौका मिला इन्होंने केवल अराजकता और गुंडागर्दी फैलाई। इनकी वजह से उत्तर प्रदेश बदनाम होता गया, यहाँ दंगे होते थे। आज ये हनुमान जी की गदा लेकर चल रहे हैं और 2022 में हारने के बाद ये राम भक्तों के साथ कार सेवा करते दिखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि इस बार भी चुनाव में भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ जो है सरकार बनाएगी। योगी ने कहा कि 4 चरणों के चुनाव तक हम जो है बहुमत के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। 7 चरणों के अंत तक हम 300 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर से अपनी सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब 2017 में भाजपा ने यहां सरकार बनाई थी तब बेरोजगारी दर करीब 18% थी, अब ये 2% से भी कम हो गई है। धर्म जाति की राजनीति नहीं, कांग्रेस विकास की राजनीति करती है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने कुछ काम नहीं किया। यूपी का किसान जो है बदहाल है। छुट्टा पशु जो है वो फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास इसका कोई भी समाधान नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनी तो छुट्टा पशुओं की देखभाल करने वाले लोगों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। भाजपा ने रोजगार मिलने की वाली संस्थाओं को बेच डाला, यह कहना है कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का। वह शनिवार को पंचायत इंटर कॉलेज परतावल और इंटर कॉलेज फरेंदा, महात्मा बुद्ध इंटर कॉलेज बुद्धनगर, अड्डा बाजार में जनसभा को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता रहा है। घोषणा पत्र में किए गए सारे वादे को पूरा कांग्रेस करेगी और साथ
कि समाज के हर वर्ग के हित के लिए कांग्रेस काम करेगी। नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव के संबंध में आज कुछ बातें करने आई हूं। चुनाव के दौरान अपने बहुत से नेताओं को जो है उनका भाषण सुना होगा। आप ये सोचते होंगे कि नेता आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। नौजवानों की ऊर्जा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही है और सबसे ज्यादा हुनर उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन उत्तर प्रदेश में ही है, इसलिए उत्तर प्रदेश का विकास जो है कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो समग्र रूप से किया जाएगा। थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने शनिवार को अहमदाबाद डिजाइन वीक 3.0 में भाग लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि चेन्नई और लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर ने पूरे परिस्थितिक तंत्र को बदल कर रख दिया है। यहां तक सेना का सवाल है तो अब हम जो कुछ भी खरीदते हैं उसका 85% हिस्सा भारतीय कंपनियों से है। सेना प्रमुख ने कहा कि किसी समस्या के बारे में बात करते समय 4D को ध्यान में रखने की जरूरत है। ये 4D हैं: डिस्कवर, डिवाई और डेवलपमेंट, डिलीवर। गांधीनगर में हो रहा यह 3 दिवसीय कार्यक्रम डिजाइन एंड इनोवेशन इन डिफेंस एंड एरोस्पेस विषय पर आधारित है और इसमें कई रक्षा विशेषज्ञों के शामिल होने की संभावना भी है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए सरकार तत्काल कोई मजबूत कदम उठाए। रूस यूक्रेन की लड़ाई गंभीर हो गई है। रूसी सेना द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले में बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रूस की सेना यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार तेज करते हुए जल्द ही कीव पर कब्जा कर सकती है। पिछले 3 दिनों में रूसी सेना ने यूक्रेन पर 4 तरफ से हमला कर उसे सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही लड़ाई के बीच 250 भारतीय छात्रों को इंडियन एम्बेसी ने सुरक्षित रोमानिया पहुंचा दिया है। भारत ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों के लिए एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की है। भारत की ओर से अपील की गई है कि कोई भी भारतीय नागरिक दूतावास के अधिकारियों के समन्वय के बिना सीमा चौकियों पर न जाए। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। केंद्र सरकार की तरफ से भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में पंजाब और हरियाणा की स्थानीय सदस्यता खत्म करने पर विवाद बढ़ने लगा है। कांग्रेस के नेता सुखपाल खैरहा ने इस पर सवाल उठाए हैं। खैरहा ने कहा है कि पंजाब को बीबीएमबी के नियंत्रण से हटाकर भाजपा एक बार फिर पंजाब और पंजाबियों में अपनी नफरत और अविश्वास का प्रदर्शन उन्होंने किया है। इसके अलावा घोर भेदभाव और संघवाद की जड़ों पर हमला किया गया है। इस कठोर फैसले के खिलाफ हम सभी को एकजुट होना होगा। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने 23 फरवरी को भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है नियम 2022 लागू किया है, जो भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड नियम 1974 का स्थान लेगा। इस संबंध में केंद्रीय मंत्रालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है, जिसके तहत बीबीएमबी से पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की स्थायी सदस्यता समाप्त हो गई है। पुराने नियम के तहत बीबीएमबी का सदस्य पावर पंजाब से और सदस्य जो है सिंचाई हरियाणा से होता था, लेकिन संशोधित नियम के बाद यह अनिवार्य नहीं रह गया है। पंजाब और हरियाणा की जगह अन्य राज्यों से भी सदस्य लिए जा सकेंगे। संशोधित नियमों के तहत सदस्यों के चयन के मापदंड भी ऐसे रखे गए हैं जिन्होंने पंजाब और हरियाणा के बिजली विभाग संबंधी अधिकारियों द्वारा पूरा कर पाना जो है वो संभव नहीं होगा, जबकि दोनों सदस्य पंजाब और हरियाणा के इंजीनियरों के पैनल से लिए जाते थे। भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में पंजाब की स्थायी सदस्यता खत्म करने के मामले में आपके प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भगवत मान ने भी आरोप लगाया है कि राज्यों के अधिकार छीनने में कांग्रेस से भी आगे भारतीय जनता पार्टी निकल रही है। उन्होंने केंद्र के इस कदम को भारत के संघीय व्यवस्था पर सीधा आघात बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नवीनतम
सहित पिछले सभी पंजाब विरोधी फैसलों की समीक्षा करने और पंजाब के अधिकारों को बहाल करने की भी अपील की है। भाजपा ने निर्वाचन आयोग से मतदाताओं को मतदान केंद्र में स्विच ऑफ मोड में मोबाइल फोन रखने की अनुमति देने की मांग की है। पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला को पत्र लिखकर प्रत्येक बूथ के बाहर हेल्प डेस्क या बीएलओ के पास फोन जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया है। चुनाव आयोग संपर्क विभाग के प्रभारी अखिलेश अवस्थी ने बताया कि भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने सीईओ से इस संबंध में मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि बूथ पर तैनात सुरक्षाकर्मी मोबाइल के साथ मतदाता को मत डालने की अनुमति नहीं देते हैं। मतदाता से फोन वापस रख आने को कहा जाता है। ऐसे में मतदाता वोट डालने दोबारा मतदान स्थल पर नहीं आता है। देश में पहले 4 चरणों में हुए मतदान में ऐसी शिकायत मिली है। उन्होंने कहा कि एक और आयोग ने मतदान केंद्र के बाहर सेल्फी पॉइंट बनाए हैं, वहीं दूसरी ओर मोबाइल को प्रतिबंधित भी किया गया है, जो पूरी तरीके से गलत है। गोरखपुर जिले के सहजनवा थाना क्षेत्र के भीटिया निवासी और भाजपा के आईटी सेल के ब्लॉक संयोजक अशोक मिश्रा पर जो है देर रात बदमाशों ने हमला कर दिया। बचाव में आए उनके पड़ोसी से भी बदमाशों ने मारपीट की है। गंभीर हालत में उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक अशोक जेसीबी से अपने खेत में पेड़ की जड़ खुदवा रहे थे। इसी बीच पुरानी रंजिश में 3 युवक आए और रॉड से सिर पर हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। शोर सुनकर पहुंचे पड़ोसी प्रेमचंद पर भी हमला किया गया, वह भी चोटिल हो गए हैं। कुछ दूरी पर अशोक के घर से उनके परिजन दौड़ पड़े। परिजनों को आता देख हमलावर फरार हो गए। अशोक के परिजन सीएससी लेकर उन्हें पहुंचे, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। हम मोदी से बात करते हैं, हम अमित शाह से बात करते हैं, योगी से बात करते हैं और जरूरत पड़ी तो थाना फुकवा कर आपको न्याय भी दिलाएंगे। ये बातें निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहीं। राजनीति अखाड़े में जनता को लुभावने के लिए नेता तरह तरह के बयान दे रहे हैं। बल्हा विधानसभा में भाजपा की जनसभा को संबोधित करने पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आपको न्याय दिलाने के लिए जरूरत पड़ी तो थाना फुकवा कर भी न्याय दिलाएंगे। ये बातें सुनते ही तालियों की गड़गड़ाहट से पंडाल जो है वो गूंज उठा, लेकिन बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो चारों ओर इसकी चर्चा शुरू हो गई। धर्मशाला में शनिवार को खेले जाने वाले T20 मुकाबले में मेहमान श्रीलंका टीम के लिए करो या मरो की स्थिति रहेगी। सीरीज में अपनी उम्मीद कायम रखने के लिए श्रीलंका को यह मुकाबला हर हाल में जीतना ही होगा, जबकि वेस्टइंडीज का T20 सीरीज में क्लीन स्वीप करने वाली टीम इंडिया का हौसला पहले से ही बुलंद है। श्रीलंका के खिलाफ मौजूदा सीरीज का पहला मुकाबला भी भारत ने जीता है और 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से जो है बढ़त बनाए हुए है। श्रीलंका के गेंदबाजों के सामने फॉर्म में चल रहे ईशान किशन, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर को रोकना सबसे बड़ी चुनौती रहेगा। विराट कोहली को सीरीज में विश्राम दिए जाने के बाद श्रेयस अय्यर ने तीसरे नंबर पर मिले मौके को अच्छी तरह से भुनाया है। रोहित शर्मा ने पहले मैच के बाद संकेत दिए हैं कि रविंद्र जडेजा ऊपरी क्रम में ही बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि टीम प्रबंधन उनके कौशलबाजी कौशल का फायदा उठाना चाहता है। इस सीरीज में टीम में वापसी करने वाले संजू सैमसन को पहले मैच में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। अगर उन्हें धर्मशाला में अवसर मिलता है तो यह उनका वो है, इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए सरकार तत्काल कोई मजबूत कदम उठाए। रूस यूक्रेन की लड़ाई गंभीर हो गई है। रूसी सेना द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले में बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रूस की सेना यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार तेज करते हुए जल्द ही कीव पर कब्जा कर सकती है। पिछले 3 दिनों में रूसी सेना ने यूक्रेन पर 4 तरफ से हमला कर उसे सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही लड़ाई के बीच 250 भारतीय छात्रों को इंडियन एम्बेसी ने सुरक्षित रोमानिया पहुंचा दिया है। भारत ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों के लिए एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की है। भारत की ओर से अपील की गई है कि कोई भी भारतीय नागरिक दूतावास के अधिकारियों के समन्वय के बिना सीमा चौकियों पर न जाए।